कश्मीर के अंदर जो हम उड़ता जम्मू कश्मीर की बात बार बार आपके सामने कर रहे हैं, आदादोशुमार रखे हैं, रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं, और अब ऐसा महसूस होता है कि हमारा फर्ज हो गया है कि हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटों के साथ, हर गुजरते लम्हात के साथ अगर शायद इस मामले पर बात ना की जाए तो सूरत हाल इससे भी अबतर हो सकती है। और वो दिन दूर नहीं जहां जम्मू कश्मीर में मनशियात की वजह से आप अमवात में भी इजाफा देखेंगे। इस वक्त की सूरत हाल आदादोशुमार ज्यादा आपके सामने नहीं रखेंगे। यहां से आगे क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस पे एक रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के जो शख्सियात हैं या फिर अहम तरीन शख्सियात कह लीजिए, मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहे हैं। कोशिश रहती है कि माहिर नफ्सियात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हों, और इसके अलावा हमने मजहबी पेशवाओं को भी इस प्रोग्राम में जगह दी, और आपका ओपिनियन भी जो स्पेशल सेगमेंट 9:45 पे कॉलिंग का चला है उसमें भी साथ साथ लेने की कोशिश करेंगे। आज भी ये सिलसिला जब आगे कंटिन्यू किया जाएगा आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन बात जब मनशियात के ताल्लुक से हो रही है तो इससे पहले अपने मेहमान के पास जाएं, मजीद इस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, चंद ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। जैसे मैंने कल भी बताया था, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त दूसरे मकाम पर है मनशियात के एतबार से। जो उड़ता पंजाब कल तक बात होती थी वो अब पूरा केस शिफ्ट हो गया है उड़ता जम्मू कश्मीर, और इस वक्त पूरे शुमाली भारत नहीं बल्कि जुनूबी और वस्ती इलाकों में जम्मू कश्मीर मनशियात का मरकज हिंदुस्तान के अंदर बना है, नंबर 1, और दूसरा मकाम है। पंजाब रियासत से ज्यादा जम्मू कश्मीर और कश्मीर खित्ते के अंदर आदादोशुमार दोनों प्रोविंसेस के बड़े खराब हैं, कहीं पर भी कोई अच्छा मैसेज नहीं मिलता। लेकिन कश्मीर प्रोविंस की पंजाब रियासत से भी अबतर हालात इस वक्त हो चुके हैं मनशियात के एतबार से। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर इदारों से शिकायत यह हैं कि हेरोइन, कोकीन और ब्राउन शुगर बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब है, और जो सप्लाई चेन का हिस्सा है उनका पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, जो एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख से मुतजावज इस वक्त कर गई है, और मार्केट में ये चीज़ें और आसानी से मिलना अब शुरू हो गई हैं। दूसरी बड़ी बात जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 90% ऐसे मरीज हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेरोइन के आदी हैं। जो मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उसमें हेरोइन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, और एक फिगर ये भी बताता है कि तकरीबन 89,000 89,000 के आसपास रकूमात एक महीने में खर्च की जाती हैं एक शख्स की जानिब से मनशियात हासिल करने के लिए। जो फिगर्स बताते हैं, आंकड़े बताते हैं, जिसको शायद छुपाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि हमने शायद इस तरह के आदादोशुमार को नज़रअंदाज किया और सूरत हाल अबतर होती चली गई। 36,000 के आसपास लोग श्रीनगर, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में गैर कानूनी मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ अजला के अंदर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं हुई। कानूनी एतबार से सख्ती ना होना माहिरीन के मुताबिक एक बड़ा मसला है। रोज़ाना तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए, मनशियात इस्तेमाल करने के लिए, और ये 3.5 या 3.25 करोड़ के आस जो रकूमात हैं इसमें कश्मीर प्रोविंस के अंदर जम्मू सूबे के मुकाबले ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और साउथ कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर वाला एरिया जब आप देखते हैं तो 5 वर्षों में 5,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी इस तरह के केसेस में हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो वापस सलाखों के पीछे रहकर वापस छूट कर चले आए या उनको रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ हिस्सों में करोड़ रुपए की मनशियात भी जब्त की, और नया सिलसिला पिछले 2.5 वर्षों के दौरान जो हमने देखा कि अब जो मनशियात के साथ बराह रास्त मुंसलिक है या जुड़ा है तो उस शख्स की, चाहे वो कोई आम शहरी है, कोई अहम शख्सियत है, कोई भी शहरी है, उसकी जायदाद जब्त करने और बैंक खाते फ्रीज करने तक का सिलसिला देखा। लेकिन ये जो आदादोशुमार आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं इसमें बदकिस्मती से किसी किस्म की कोई कमी वाक़ नहीं हुई है। अच्छा जी, अब ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट मामला ये भी है, जब हम ये कुछ चंद बातें आपके साथ, चंद गुजारिशात आपके सामने रख रहे हैं तो सूरत हाल क्या है। तो क्या आज के दिन टेबल टॉक्स, वॉक्स, सिंपोजियम्स और सेमिनार से ये मसला हल होगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सैलाब मेरे आंगन, मेरे घर, मेरी रियासत के अंदर आ चुका है। और क्या सिर्फ
मशवरा करने से ये मसला हल होगा, या आगे आके इसको बांध बनाने की ज़रूरत है, एक दीवार खड़ी करने की ज़रूरत है, ताकि ये बची खुची असमतें और ये बची खुचे लोग जो हमारे हैं इनकी इज्जतों को महफूज किया जाए, इनके मालो जान को महफूज किया जाए और आने वाली नस्लों के लिए कुछ हम छोड़ जाएं। अगर ये फ्लड गेट आज बंद नहीं किया गया तो आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर हम सब लोग हाथ मलते रहेंगे, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ना कोई आपको इसका आदी मिलेगा। अगर अभी भी सूरत हाल ये है कि 10 में से 2 या 3 घर ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है और 10 में से 8-9 घर ऐसे हैं जिनकी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, यानी बचे कुछ आपके 10 में से 2 घर होंगे जहां पर अभी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप देखेंगे एक घर का फर्द जब इस दलदल में फंसता है तो पूरा घर इसमें तबाह हो जाता है, क्योंकि जो केस स्टडीज और केस को देखने के बाद पता लगता है कि पहली शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों में बैठकर एक ट्रायल रन किया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन वो खुद वहां पर पहुंचता है लेने के लिए, तीसरे दिन उस पर हाथ सख्त किया जाता है कि भाई साहब ये आसान नहीं है, इसके लिए पैसा लगता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी अशिया बेचना शुरू करता है सस्ते दामों पर, और ख़रीदने वाले भी हम हैं। और हमने कभी ये नहीं पूछा उससे कि भैया अगर आप ये मोबाइल 2 लाख में लिए हैं तो आप मुझे 80,000 में क्यों ये बेच रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है, आज तक किसी भी फर्द ने ये सवाल नहीं पूछा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके घर की दहलीज को पार करने की कोशिश की जाती है और आसपास में हाथ मारने की कोशिश की जा रही है, और लगातार हम ये सिलसिला देख रहे हैं जिससे एक क्राइम ग्राफ हमारा बढ़ रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ वारदातें ऐसी हुई कि बैग छीनने की वारदातें हुई, चेन स्टिचिंग की वारदातें हुई, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए अगरचे पुलिस ने बरावक्त कार्रवाई भी की। लेकिन जब आप डिटेल एनालिसिस करते हैं, ये बच्चा है कौन, ये तो मेरी रियासत का बच्चा है, मेरे घर का बच्चा है, मेरे मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन ये बच्चा इस तरह क्यों कर रहा है, पता लगा कि ये जनाब तो उस दलदल में फंसा है जहां से ये निकलना भी चाहे अभी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि रास्ते नहीं है। और ये रास्ते मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी और हमारी ताउन के बिना, हिम्मत के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जिस घर के अंदर सरबराह नहीं है, वालिद फौत हो गया है, वालिदा काम करती है, बेटा नशा कर रहा है, तो अब आप यहां पर कैसे इस मामले को रोकेंगे। तो मेरी और आपकी मिनहसुल कौम जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आकर ऐसे घरों के अंदर आए, वहां की सूरत हाल को परखें, उन्हें माली मामलत करें, और माली मामलत के साथ साथ तिब्बी मामलात पर भी हमारी गहरी नजर हो। क्योंकि जब 33,000 सिरिंज हर दिन इस्तेमाल हो इंजेक्ट करने के लिए, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस जैसी मुहल्लिक बीमारी फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, HIV फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और ये दूसरी और तीसरी बीमारी जब हमारे दहलीज और दस्तक देना शुरू करेगी तो फिर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा हेल्थ सिस्टम उतना नहीं है। अभी भी न तो एक बड़ा कैंपेन किया गया, अभी भी न तो इस सिस्टम को रोकने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां उतनी मुतहरिक दिखी, और अभी भी सियासी जमातों की खामोशी मेरे लिए एक बड़ा सवाल है। मोहतरमा सालिया खान साहिबा हमारे साथ एक काउंसलर है, माहिर नफ्सियात है, एक बार फिर आज हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला इंतहाई संगीन है, और ये संगीन इसलिए है क्योंकि अब शायद ही कोई घर हो जो इससे बचा हो, शायद ही कोई रियासत का हिस्सा हो जहां पर ये वबा ना हो। लेकिन इस बीच क्या आज के दिन सिर्फ मीटिंग्स बंद कमरे में करने से, फोटो सेशंस करने से ये मामला हल होगा, या अब वक्त आ गया है कि मैंने खुद इस मैदान में उतर कर सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूर करना है कि अब आप जनाब फोरफ्रंट पर आइए, अपना फरीज़ा निभाइए, हम आपके साथ हैं, आप 1 कदम चलिए, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे फिर से बुलाने के लिए और इस रिलेटेड बात करने के लिए। पहले तो हम अपनी तरफ से गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल एक ऐसी न्यूज़ चैनल है जो हर घर में इस वक्त सुनी जा रही है, और जिस तरीके से आप इस पे एक्टिवली कैंपेन चला रहे हैं और हम लोगों की पार्टिसिपेशन एक्चुअली देख रहे हैं आते हुए, हमारे पास भी लोग अप फ्रंट आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को एक हिम्मत मिल रही है, वो सामने आ रहे हैं, विक्टिम्स को भी हिम्मत मिल रही है, वो सामने आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि बिल्कुल बंद कमरों
में या बोर्ड रूम में बैठ के या पैनल डिस्कशन करके इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। हम सबको इकट्ठा होके एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को मजबूर करना है इस पे एक्शन लेने के लिए। मैं आपको बहुत ही दर्दनाक बताऊंगी बात है कि हमारे पास पिछले एक हफ्ते से सिर्फ लड़कियां आ रही हैं सामने, और वही लड़कियां बोल रही है मैम यू गाइस हैव नो आइडिया कि कितना इन्वॉल्वमेंट है लड़कियों का इस टाइम पे। आप लोग सिर्फ लड़के बात करें कि लड़कों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लड़के एडिक्ट से, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि लड़कियां किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो हम बिल्कुल एडिक्शन की बात करें, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज आप प्लीज लड़कियों की एडिक्शन के बारे में भी बात करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का, जबकि उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय सिंपैथी के। तो ये बताइएगा सौलिया साहिबा कि बड़ा इंपॉर्टेंट आपने आज बात खोल दिया। मेरे इस बात का तो मुझे एहसास था कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माँ इसमें इस दलदल में आ चुकी है। तो सिस्टम अभी मेरे पास क्या है, किस तरीके से सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, क्या वो उस कंफर्ट जोन में है कि वहाँ पर वो मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन जाए और अपना दर्द बयान कर सके, और उसको हम वहाँ ट्रीट करने में कितना कामयाब होंगे? क्या मेरे पास वो तमाम वसाइल मौजूद है आज के दिन में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, ना ही प्राइवेट शोबे पे, ना ही गवर्नमेंट शोबे पे, जो लड़कियां या हमारी बहनें कंफर्टेबली आए सामने और अपनी बेबसी या अपना जो भी इलाज उन्हें कराना चाहे उसके लिए हम कुछ उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग, नो सिस्टम इंटैक्ट एक्चुअली फॉर दीज गर्ल्स। तो हमें इनके लिए स्पेशली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई रिसोर्स प्रोवाइड करना है जिससे ये बेझिझक, क्योंकि लड़कों में जब इतनी झिझक है, आप खुद सोचिए कि लड़कियों में कितनी झिझक हो सकती है। इनके लिए हमें आसपास ऐसा माहौल बिल्कुल क्रिएट करना है ताकि ये कंफर्टेबली आके सामने आ सके और अपनी एडिक्शन या अपना मेंटल हेल्थ हमारे साथ डिस्कस कर सके। सो हम एज अ प्रोवाइडर बिना उन्हें किसी जजमेंट के, बिना किसी उनको तानाशाही के वो इलाज प्रोवाइड कर सके। जब तक हम उनके लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि दिस टाइम एनवायरनमेंट इज वेरी टॉक्सिक, और जब इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इतना स्टिग्मा, इतना शेम अराउंडेड है इसके, तो वो कैसे, भाई तो आ ही नहीं रहे, बहनें कहाँ से आएंगी सामने, तो फिर हम उनको कैसे इलाज पहुंचाएंगे? सौलिया साहिबा, जिन केसेस को अभी आप डील कर रहे हैं किस नौयत के हैं? कुछ चीजें हैं जो ठीक की जा सकती हैं, रिकवरी का कोई ऑप्शन है, या चीजें हाथ से बाहर जा चुकी हैं? नहीं, रिकवरी का ऑप्शन है बिल्कुल। इस हफ्ते हमें मोस्टली 8 to 10 गर्ल्स ने कांटेक्ट किया है एंड वी आर प्रोवाइडिंग होम विजिट्स टू दोज गर्ल्स बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी जहां हम उनको यहाँ पे रख सके। जो हमारा रिहैब सेंटर भी है वो सिर्फ बॉयज का है, तो हमारे पास कोई ऐसा कुछ है नहीं। और अगर हमने घर लेने की या 4 कमरे लेने की कोशिश भी की कि हमें ये लड़कियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना है, कोई हमें दे नहीं रहा है। नोबडी इज गिविंग अस फॉर इवन द रेंटल पर्पस भी नहीं दे रहा है। तो हम मजबूर हैं कि हम लोग एटलीस्ट उनको होम विजिट करें। वो हमारे सेंटर में या ओपीडी में आते हैं, उनके जो भी टेस्ट वहां होते हैं, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रहे हैं। फिर हम उनके घरों में जाके जो भी हमें फर्दर इलाज है वो हम वहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आप बता रही हैं कि 10 से 12 लड़कियों ने आपके साथ पिछले कुछ दिनों में कांटेक्ट किया, कांटेक्ट का तरीका क्या है, कैसे आपसे संपर्क करें ऐसे माहौल में जब आप कह रही हैं कि लड़के भी काफी ज्यादा घबराहट का शिकार हैं, कोई सामने आने से डरता है, तो फिर लड़कियों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आसान रास्ता क्या है आप तक रसाई का? हमारा फोन नंबर है, ऑफिशियल फोन नंबर हमारा है, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे या हमारी वेबसाइट पे है, तो उसके जरिए वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम मैसेजेस आ रही हैं हमें, जिस वजह से फिर हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं। तो ये बताइएगा कि आपने कहा कि 10 से 12 लड़कियों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी माँ ने आपसे रब्ता किया है, तो ये बताइएगा ना कि क्या ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से थे या कुछ और थी? और जब आपने केस स्टडी को पढ़ा होगा तो क्या कुछ और निकला? कितना बड़ा चेन है ये? कितनी और मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें हैं घरों में जो इस दलदल में फंसी हुई है? हमें जब इन बहनों से बात करने का मौका मिला, उन्होंने हमें बताया है कि इट्स मोर देन आवर इमेजिनेशंस। आप जो लड़कों को लेके बैठ रहे हो, लड़के नंबर कम हो जाएंगे और लड़कियां नंबर सरपास कर लेंगी इस आने वाले साल में। इतनी हद तक लड़कियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं इसमें, छोटी छोटी बच्चियां, बड़ी बच्चियां, ऑफिस गोइंग लड़कियां जो बहुत ही मुख्तलिफ प्रोफेशनल से इन्वॉल्व है।
आप इतना बताइए, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे घराने की लड़कियां, या अब हम बोले इकोनॉमी स्केल इसमें मैटर नहीं करता है, जिसकी इकोनॉमी बहुत कम है या बीच की है, मिडिल की है, पर सब इन्वॉल्व है इसमें। मैं एक और ये चीज और भी change आपसे है, चाहूंगा बुनियादी आपका वजह क्या है? जी। मैं इससे पहले कि आसिफ एक और सवाल पर आए, ये जो मेरी बेटियां मेरी बहनें अभी इस दलदल में हैं, आपका रिसर्च क्या कुछ कह रहा है कि बुनियादी वजह क्या, क्या उनका कांटेक्ट किस तरीके से यहाँ पर आया कि वो इस दलदल में चली गई हैं, क्या 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 बेसिक वजूहात रही हैं, कुछ इस पर रिसर्च आया कोई? बिल्कुल। जहां तक हम बात कर चुके हैं पिछले 3 साल से, जितनी भी बहनें हमारे पास इन कांटेक्ट आई है फॉर ट्रीटमेंट, वजूहात यही है, एक मेंटल हेल्थ इश्यूज है हमारी बहनों में। कोई डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, या कोई वनरेबिलिटी होती है, या कोई रिलेशनशिप में होती है, फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो बहुत ही डिफरेंट इमोशनल फेज में जाती हैं वो। तो जहाँ पे वो शायद किसी से बात करना कंफर्टेबल नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि कोई उस इंसान को अगर बोले कि आपका मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम है, वो सामने सुनने वाला होना चाहिए रादर देन उसको जज करने वाला। तो फिर वो इस चीज में आ जाती है। दूसरा, फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, अगर कोई एक लड़की या कोई एक लड़का आपका फ्रेंड है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आप ये लिखवा के लीजिए कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और तीसरी बात, अगर आप ये 30 लाख की बात करते हैं, जो ये 30 लाख है इस वक्त, ये हमारे विक्टिम्स है, एडिक्ट्स है, और इनको नशा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जब इनके सारे रिसोर्सेज खत्म होते हैं, देन दे ट्राई टू फाइंड न्यू विक्टिम्स। तो समझिए, अगर आपका बच्चा इस वक्त सही सलामत घर से बाहर जा रहा है, मेरा बच्चा जा रहा है, तो अगर कोई उसको ऐसे पकड़ ले और इन्फ्लुएंस कर ले अपने इसमें, तो वो भी नशा कर सकता है। तो ये 30 लाख लोग जो है इस वक्त, आपके जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं, आप समझ लीजिए वो उन पे प्रे कर चुके हैं, और कभी ना कभी वो आपको इन्वॉल्व कर देंगे आपके बच्चे को इसमें। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था जिसके दो पार्ट हैं। एक, क्या ये आपके नोटिस में बात आई कि बड़े इदारे, बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, नतीजा ये है कि लड़कियां भी ज्यादा आ रही हैं? और दूसरी बात ये, पार्ट बी के, ये जो सप्लाई चेन की हम बार बार बात कर रहे हैं, एक्सेस इतना इजी हो गया है, बड़ी इजीली ड्रग्स मिलने लगे हैं, या वो लोग लड़कियों तक पहुंचने का रास्ता उनको आसान लगा, तो शायद उस वजह से भी ज्यादा लड़कियां इन्वॉल्व होने लगी या अपनी गिरफ्त में वो लेते चले गए? बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है, इजी अवेलेबल हो चुका है। आपका पिज्जा 20 मिनट में आ जाएगा। इफ यू विल ऑर्डर अ हेरोइन, आपके घर में शायद 2 मिनट 3 मिनट में पहुंच जाएगा। इतनी ज्यादा इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी हो चुकी है बाहर मार्केट में। सो यू कैन से दैट कि एवरीबडी इज इन्वॉल्व, और जो इसमें इन्वॉल्व है वो भी आपके बच्चों को इन्वॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो ये जो तो हम एक कह रहे हैं बहुत कि बड़ा बड़े टैक्टिक इदारे, है। बड़े इंस्टीट्यूशंस की नजर होनी चाहिए, लेकिन क्या ये बात आपके नोटिस में आई ड्यूरिंग स्टडी की बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज में इन्वॉल्व है, जहां से लड़कियां भी जा रहे हैं, लड़के भी जा रहे हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे कह सकते हैं आप, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे कह सकते हैं जिनके बच्चे इन्वॉल्व है, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल पे पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। बट अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग ऑन दैट पार्ट। एज ए एक्सपर्ट, एज ए कंसल्टेंट, मुझे ये बताइएगा कि क्या मुतमईन है कि जिस तरीके के दावे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए जाते हैं कि जनाब हम कर्ब करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उन चीज़ों का कोई मेजर इफेक्ट ग्राउंड जीरो पर है? क्योंकि जिस तरीके की आप सिचुएशन अभी बता रहे हैं और जिस तरीके से आपने खाका खींचा है, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है कि क्या वाकई तौर पर हमारा कैंपेन किसी नतीजे पर आएगा कि नहीं। देखिए, कर्ब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगी, क्या पॉलिसीज बनाएगी, वो उनका सवाल है, वो उनके तक है। लेकिन आप मेन हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से या हमारी नॉलेज के हिसाब से इतना ही कहते हैं, आप इस वक्त इस डेटा को कर्ब इसी वजह से कर सकते हो जब आप उनको इलाज पहुंचा सकते हो। अगर आप इस 30 लाख पे कंट्रोल कर सके, तभी जाके आप आने वाली 2-3 नस्लें बचा सकोगे। क्योंकि ये 30 लाख हमारी यूथ है, ये हमारी आने वाली नस्ल को देने वाले वो यूथ है जो हमारे आने वाले 1-2 नस्ल हमें देंगी। अगर हम इन 30 लाख को नहीं बचा सके तो आगे 30 लाख क्या, शायद मे बी वी विल टॉक अबाउट इन 60-70 lakhs। तो ये बताइएगा, तो थोड़ा सा इसीलिए आपने वो- कहा कि अभी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है जहां पर हम अपनी बेटियों का इलाज करवा सके। एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर शायद इस तरीके का कोई निज़ाम नहीं है। अगर कोई इस्टेब्लिश करना हो तो इमीडिएटली आपको क्या चाहिए, और ताकि हम सिविल सोसाइटी से अपील करें, आज हाथ जोड़कर कि जितने भी हमारी मजहबी पेशवाज हैं वो खुलकर आपके पास आए, राब्ता करें, आप लोगों से कंसल्टेशन लें और अपने अपने इलाकों के अंदर थोड़ी बहुत कार्रवाई करें, हमें कुछ बस ऐसी चीजें बनाएं।
हमें बस 4 रूम्स का एक घर दे दीजिए, जहाँ पे हमें ये बाइकआउट ना हो, जहाँ हमारे मोहल्ले वाले हमें फिर से जलाने ना आए हमारी बिल्डिंग को, जहाँ से बैकलैश ना हो, जहाँ प्रोटेस्ट ना हो, जैसे हमारे साथ आया जो हो चुका है पिछले साल भी आपको पता है। तो अगेन अगर हमारी सोसाइटी हेल्प करती है, इस वक्त जो सिर्फ सिविल सोसाइटी ही है जो हेल्प कर सकती है, क्योंकि वही आके फिर प्रोटेस्ट भी वही करने वाले होते हैं, हेल्प भी वही करने वाले होते हैं। इसीलिए आपके चैनल के जरिए से वी रिक्वेस्ट देम कि प्लीज हमें एक 4 बेडरूम वाला एक घर दे दीजिए, जहां हम अपनी बहनों को इलाज पहुंचा सके, वेयर वी कैन कीप ओनली फीमेल स्टाफ। हम मेल स्टाफ भी नहीं रख सकते, ये इतना सेंसिटिव मैटर होता है। अच्छा, कल कुछ वालिदैन ने, कुछ पेरेंट्स ने इस प्रोग्राम में कॉल की और ऐसे भी ऑफलाइन जब लोगों से बात होती है तो वो एक चीज़ बताते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारी नहीं सुनते, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं चीज़ें, हमारे बस से बाहर हो गई ये बात। अब जो केसेस आपके पास आते हैं उनको आप ठीक करना चाह रहे हैं, उनमें पेरेंट्स की भी जाहिर है आपको ज़रूरत है। कैसे केस में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, फिर वो अपने बच्चों को भी समझाएं। जब आप वहाँ 10, 12, 15 घंटे आप बिताते हैं, फिर बाकी 7-8 घंटे पेरेंट्स को भी चीज़ें देखनी है। जब आपके पास बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो घर में ही सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि मुमकिन बनाई जा सकें, तो पेरेंट्स कैसे ये चीज़ें कर सकें? इज इट पॉसिबल? और वो भी तब जब 30 लाख से ज़्यादा लोग, अनऑफिशियल फिगर्स बताते हैं कि इस वक्त लोगों की तादाद बढ़ गई है। देखिए, ये पहले से ही जितने हमारे बच्चे, हम 600 से ज्यादा बच्चे ट्रीट कर चुके हैं और 600 के बच्चों के ही माँ बाप हम अक्सर यही शिकायत कर चुके हैं, बच्चे हमारे सुनते नहीं है या ये हमारी पहले से। लेकिन ये मैं बताऊंगी, ये पेरेंट्स की गलती है, ये बच्चों की गलती नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। आपने जब उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम दी, इतना ज्यादा लाड प्यार दिया, और जब वो लाड प्यार फ्रीडम आपके सामने उसका रिजल्ट निकल के आता है, जब आपने कोई रोक टोक नहीं रखी, आपने एक डिसिप्लिन नहीं सेट किया अपने घर पे, एक फर्मनेस नहीं रखी, तो एंड पे आके आप लोग गिव अप कर देते, ये जी हमारी सुनता नहीं है। ये चीज नहीं चलेगी, ये एक एक्सक्यूज है। पेरेंट हैज टू बी अ पेरेंट। आपका बच्चा आपका पेरेंट नहीं हो सकता, आप ही को अपना पेरेंट बनना पड़ेगा अपने बच्चे का। लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने बच्चे को झापड़ लगाओ या उसकी मारपीट करो। नहीं, आज ये वो जमाना नहीं है जहां आप अपने बच्चे को झापड़ लगा देंगे, मारपीट कर लेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोल चुकी हूँ, यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। एक ही घर में घरों में घर बन चुके हैं, हर कोई अपने अपने कमरे में दूध रखता है, कोई घर पे बातचीत नहीं होती है, होती भी है तो व्हाट्सएप के जरिए होती है। डिनर करना होता है, ये हमारी फैमिली मीटिंग्स में यही सामने निकल के आता है। बच्चे देन दे ब्लेम देयर पेरेंट्स कि मैम आज तो ये बोल रहे, ये कहाँ थे जब हमें इनकी जरूरत थी, ये तो हमें टाइम तक नहीं देते थे। अब जब इनको पता चल गया हम नशा कर रहे तो अब जी इलाज पहुंचा। उससे पहले जब हमारा कोई डिफरेंट फेज चल रहा होता था या कोई ट्रॉमा चल रहा होता था या जब हमें इनकी जरूरत होती थी, ये नहीं थे वहां पे। तो अच्छा, इस पूरी कैंपेन के दौरान जो वेलफेयर ट्रस्ट हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, बाकी तंजीमें हैं, सोशल या पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी तरह का कोई सपोर्ट, कोई ताउन आपको मिला? बिल्कुल भी नहीं। वजह हमें ज्यादा बैकलैश मिला है। हर किसी को अपने मोहल्ले में गन नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको पता है हमारा रिहा पातशाही बाग में, तो स्टार्टिंग में नोबडी वांटेड अस, जबकि हम उसी पातशाही बाग में अभी तक के 10 बच्चों को ठीक कर चुके हैं। तो जब हमने उन्हीं के मोहल्ले के 10 बच्चों को ठीक किया है, उनका इलाज करवाया है, तब जाके शायद थोड़ी बहुत नरमी आई है। बट विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आई वुड डेफिनेटली से कि जो SHO सदर थे उस टाइम पे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी उस टाइम पे वहां पे एस्टैब्लिश होने में। क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द अपने ही कश्मीरी भाई बहन थे, वो हमारी वहां पे वजह, जो हमारी वहां पे पहचान या हमारा वहां रहना बर्दाश्त नहीं कर पाए। यानी एक तरफ से तो हाँ, एक तरफ से ये बड़ा डिवल पॉलिसी हमारी है। एक तरफ से मैं सड़क पर भी निकलता हूँ, ढोल तमाशा भी करता हूँ, सेमिनार्स भी कर रहा हूँ, सिंपोजियम्स भी कर रहा हूँ, आपके साथ मिलने के लिए आपके इदारे में फोटो की सेशन के लिए भी आता हूँ। लेकिन जब एस्टैब्लिश करने की बारी आती है, मगर भैया ठीक है, इस मर्ज को थोड़ा मेरे घर से दूर रखिए ताकि वहां पर ये चले, और वो कह रहा थोड़ा और आगे चलिए, तो फिर बचे कहाँ पर हम? तो ये सोसाइटी का ड्यूअल पॉलिसी जो है, ये तो हमें तबाही क्यों ले जाएगी अगर आज के दिन भी हम इस बात को नहीं समझे। राब्ता मुनक़ता हुआ सालिहा खान से, लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही है। आइंदा दिनों में ज़रूर बाकी जिम्मेदारान से भी अब सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सालिहा खान साहिबा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उड़ता जम्मू कश्मीर के बीच जहां ये बातें आप ये जो पढ़ और देख रहे हैं,
आज इस मौजू से ये जो खवातीन वाली बात, वैसे तो हम रिपोर्ट्स आपके सामने रख ही चुके थे लेकिन पहले आज फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ ये था ना कि जनाब मेरी माएँ मेरी बेटियां इसमें, हम तो बता रहे थे, शायद हमारा कोई एतबार करता न करता वो दूसरी बात है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इन पेशेंट्स को देखने और कहने पिछले 5-8 दिनों में 10 से 12 बेटियां आई हैं, वॉलंटियरली वो अपना इलाज करने के लिए आई हैं। अगर एक मरकज़ पर 10 से 12 आई हैं तो हमारे पास मरकज़ तो 3-4 ही हैं शहरी श्रीनगर के अंदर, सूबा कश्मीर के अंदर रादर। तो आप इसको इंटू 4 करिए तो आप ये देखेंगे कि आपके पास 3-4 दर्जन यानी तकरीबन 30 से 35 लोग तो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। कैंपेन का थोड़ा सा असर तो ये भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मरकज़ को कायम करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों मेरी सोसाइटी के अंदर अभी भी स्टिग्मा है कि जनाब मेरे शहर में मेरे घर के नज़दीक ये ना हो? जनाब हमने अब ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, हमने खुलकर आगे आना होगा, वेलकम करना होगा उन इदारों को। और मुझे आज उम्मीद है कि मजहबी पेशवा भी मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी सुन रहे होंगे, वो अज खुद इन चीज़ों का एहतमाम करें और इन जैसे डॉक्टरों मुआलिजीन के पास रब्ता करें, उन्हें कहें कि जनाब आइए हमारे दफ्तर के अंदर, हमारे घर के अंदर आप OPD खोलिए, 2 दिन 3 दिन हम सर्वे करना चाहते हैं अपने घरों के अंदर। और छोटी सी टेस्टें आजकल होती हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल भी नहीं है, ये एक छोटा सा टेस्ट है यूरिन का, अगर वो पूरे इलाके के अंदर करवाया जाए, हर घर के अंदर करवाया जाए तो हमारे सीधे पता लगेगा मेरे लेफ्ट राइट में कौन लोग रह रहे हैं, मेरे घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं क्या वो ड्रग फ्री है या नहीं है। पहल हमने खुद से करनी है, अपने घर से करनी है, लेफ्ट राइट अपने आजू बाजू में करनी है, तब जाकर पूरी रियासत को इस दलदल से हम बचा सकते हैं। इंतज़ामिया कब जागेगी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उड़ता जम्मू कश्मीर है। सवाल तो यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारी में सबसे पहले हमने खुद को पेश करना होगा। अगर मैं खामोश नहीं रहता तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं होती। छोटा सा